हमारी तो जिंदगियां दाव पे लगी हुई है। पैसे के हिसाब से हमने जो वहाँ पे रिजर्वेशन कराई हुई है, हमारी इज्जतें दाव पे लगी हुई है। पेमेंटों के वाचर जनरेट हो गए थे, एक क्लिक के अंदर पेमेंटें करनी थी, लेकिन वो सिस्टम बंद हो गया। उसके बाद भी हमें ये नहीं कहा गया कि अब इसके बाद एंड हो गया, हमें ये कहते रहे कि जी आप पेमेंटें भेजें। बहुत बड़ी रकम है, हमारा जो 36 अरब रुपए है। मौदबाना रिक्वेस्ट है, हमें सिर्फ 72 घंटे का टाइम दिया जाए, तमाम हुज्जाज कराम का काम पूरा हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी तरीके से हमें भेज दो, हमारी उम्र 67 साल है, 68 साल है, ये पता नहीं अगले साल हम जा सकें। कुछ ऐसी खवातीन हैं रो रो के कह रही हैं कि सबब बना दो। हमारे टूर ऑपरेटर का लाखों रियाल का नुकसान होगा, क्योंकि हम एडवांस में बुकिंग कराते हैं। बिल्डिंगों की भी पैसे हैं, हमने जो होटल लिया हुआ उसके पैसे हैं, ट्रांसपोर्ट के पैसे हैं। वो कस्टमर जिन्होंने आपके पास पैसे रखवाए थे, उनके पैसे डूबने का भी कोई खदशा है? अस्सलाम वालेकुम। बैतुल्लाह की ज़ियारत अपनी आंखों से करना हर मुसलमान का ख्वाब होता है और लोग इस मुकद्दस सफ़र पर जाने के लिए ज़िंदगी भर जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं ताकि इस मुकद्दस सफ़र पर जा सकें। मगर इस बार हज ऑपरेशंस में कुछ मिसमैनेजमेंट नज़र आई है, जिसकी वजह से तकरीबन पाकिस्तान के 65,000 हाजी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशंस और पैसे वगैरह सब जमा करवा दिए थे, मगर वो टेक्निकल इश्यूज़ के बायस शायद इस साल हज पर ना जा सकें। ये अब तक की अपडेट है, हो सकता है कि आगे चलकर कोई मेरिकल हो और ये लोग भी हज पर जा पाएँ। ये सब सिचुएशन क्यों हुई है और मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा है, आज की पॉडकास्ट इसी मौजू के ऊपर है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हज ऑर्गेनाइज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के 2 ऑफिशियल, ज़ईम अख्तर सदीकी साहब वाइस चेयरमैन हैं और मोहम्मद सईद साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारा मामला हुआ क्या है। सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़ईम साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। मुझे सबसे पहले ये समझाइए कि प्राइवेट जो हज कोटा होता है, इसको फुलफ़िल कैसे किया जाता है? तरीक़ाकार क्या होता है? मैं अभी का नहीं पूछ रहा, जो हमेशा से चलता आ रहा है एक रवायती तरीका है, वो ज़रा समझा दें ताकि व्यूअर समझ जाएँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, थैंक यू कि आपने मौका दिया। देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो ये था कि पहले हम 904 एचजीओज़ थे। एचजीओज़ कहते हैं जो कोटा होल्डर एचजीओज़ होते हैं, जो लाइसेंस होता है, ये 904 थे। पिछले साल हमें मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरब ने और हमारी मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कहा कि एक ग्रुप बनाएं 500 और उससे थोड़ा प्लस, और उस 500 कम से कम होना चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टूर ऑपरेटर 904 ने आपस में बैठ के एक 500 का, इसको कहते हैं क्लस्टर, ये हमने क्लस्टर बनाया और हम पिछले साल बहुत कामयाबी के साथ गए। इस साल आपके सुनने वालों के लिए, ताकि उनको समझ में आ सके, कि इस साल उन्होंने कहा कि अब ये 500 की जगह 2000 का क्लस्टर बनेगा। 2000 में 904 कंपनी को मर्ज करना था। क्लस्टर को मैं ग्रुप कह सकता हूँ? यस, ग्रुप, यानी 43 ग्रुप्स बन गए, 43 क्लस्टर बन गए, 43 ग्रुप। ये जो 904 लोग थे, ये आपस में एक अरेंजमेंट करके, यानी 2000, 2500, 2200 का एक क्लस्टर बन गया। ठीक है। सबसे पहले जो हमें ये प्रॉब्लम आई कि क्लस्टर जब बनता है तो हमारी जो क्लियरेंस ली जाती है वो यकीनन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ली जाती है, एसएससीपी से ली जाती है, और उसके बाद हमने आपस में ग्रुप को बनाया और उसके बाद एक कंपनी हमने फॉर्म की, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि अब वो कंपनी हमारी नहीं रही और क्लस्टर कंपनी में जाना था, तो एसवीपी हमने एक कंपनी को लॉन्च किया और उसके अम्ब्रेला में हमने ये ग्रुप बना लिया 2000 का। वो ग्रुप बनने के बाद हमें जो ये था कि हमारे जो पॉलिसी पास हुई है वो जाके नवंबर में या दिसंबर में, मैं अभी डेट देख लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि पहले जो आम आपने पिछले साल का बताया कि 500 का क्लस्टर बनता है और उसके तहत जाते हैं और हज कर लेते हैं, इसका तरीकाकार क्या होता है? कि मतलब पहले जब है हज पॉलिसी आती है, आप तभी से काम शुरू कर लेते हैं, और सऊदी हुकूमत से आप किस तरह से राब्ते में होते हैं? नुस्ख ऐप तो गालिबन अभी आई है, उससे पहले क्या तरीकाकार होता है, वो जानना चाह रहा हूँ। जी, उससे पहले इस तरह ये होता है कि हमें एक आरएल इशू होता है, रिक्वेजिशन लेटर जिसको कहा जाता है, सऊदी हुकूमत की तरफ से? नहीं, हमारे पाकिस्तान हज ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से हम उसको फुलफिल करते हैं, क्योंकि हम 20-25 सालों से तकरीबन टूर ऑपरेटर है और हम उनके डॉक्यूमेंट्स को हर साल लेकर जाते हैं सीनियर एक्सपीरियंस बेसिस पे, और हमें एक मखसूस कोटा मिलता है, 100 का, 150 का, 200 का, जो हम बहुत सालों से चले आ रहे हैं, और उसको हम फिलफिल करते थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी मिनिस्ट्री, उसकी अपनी वेबसाइट पे उसको पेस्ट करती थी, और उसके बाद हमें एक बुकिंग की इजाज़त मिलती थी, एक लेटर मिलता था कि नाव आज से आप बुकिंग कर सकते हैं, और हम बुकिंग करते थे। यानी कि वेबसाइट पे डाल दिया जाता था कि इस टूर ऑपरेटर को इतना कोटा मिला है, 150, 200, 1000, 2000 जो भी है, बिल्कुल, उसके मुताबिक आप बुकिंग उसके करते थे। मुताबिक हम अपनी बुकिंग करते थे। ठीक है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ? क्लियर है, पहले वाला तो क्लियर हो गया, ठीक है। इस बार ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग फंस गए? इस बार देखिए, पिछले साल भी क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप बना, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पिछले साल भी 500 का क्लस्टर था, हम सब ने अरेंजमेंट कर लिया।
इस साल हमें 2000 के क्लस्टर बनाना पड़ा। यकीनन जब 2000 के क्लस्टर के ऊपर गए तो हर टूर ऑपरेटर को आपस में मिला के एक क्लस्टर बनाया, फिर एक कंपनी फॉर्म की जिसका एसवीपी का नाम दिया गया, वो हमने जाके मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में उसकी ब्रीफिंग की होप ने। एक मिनट, और अच्छा, ये जो 2000 का क्लस्टर था, ये डिमांड किसकी थी? ये क्या सऊदी हुकूमत की डिमांड थी या पाकिस्तानी हुकूमत की डिमांड थी कि 2000 का बनाया? जी, क्योंकि सऊदी जो विजन है 2030 का, वो ये कह रहे हैं कि ग्रुप में आए, तो ये वहाँ का विजन था ताकि इसको और मैनेज किया जा सके और ग्रुप्स में आए, ग्रुप बनाए, ग्रुप में आके यहाँ पे अपनी ग्रुप में चीज़ें लें। तो ये उनका 2030 का विजन है और उसको हम फिलफुल कर रहे हैं पूरा। और हम आगे भी जो भी वो अपने विजन के तहत हमें जो भी आगे वो गाइडलाइन देंगे उसको हम पूरा करेंगे और हमने उसको पूरा किया। पूरा नहीं किया तभी तो ये मसला हो रहा है ना ज़हीम साहब। मामला रुका कहाँ है, अटका कहाँ पर आके? 2000 का क्लस्टर आपको बनाना था, तो इसमें क्या टाइम मैनेजमेंट में जब आपको एक डेडलाइन दे दी गई कि यार ये डेडलाइन है, गालिबन 14 फरवरी की डेडलाइन थी, आप बताइएगा, आपको ज़्यादा इल्म में होगा, तो क्या डेडलाइन दी गई थी, ये प्रोसेस कब शुरू हुआ और आम रूटीन में कब होता है, मामला कहाँ रुका कहाँ? देखिए, हज के फ़ौरन बाद सऊदी हुकूमत ने गाइडलाइन दे दी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर को, जो भी हमारा वहाँ पे डीजी ऑफिस है और यहाँ पे मिनिस्ट्री है। उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है। हमें जो दिया गया गवर्नमेंट के जो पॉलिसी पास होता है, यहाँ पे भी एक पूरी पॉलिसी पास करने के बाद और उसके बाद हमें मिनिस्ट्री के साथ हम मुख्तलिफ खतूत के ज़रिए हम राब्ते में रहते हैं। मिनिस्ट्री ने हमें जो है वो 10 जनवरी को हमें इजाज़त दी कि आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। यकीनन उससे पहले हम प्रोसेस में थे। अगर शायद हमें गवर्नमेंट के साथ साथ बुकिंग की इजाज़त मिल जाती तो हम इस टाइमलाइन को बीट कर सकते। 10 जनवरी को हमें ऑफिशियली लेटर जारी किया गया कि आज से आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैं आपकी तरफ भी आता हूँ सईद साहब, तो मुझे ये बताइए कि 10 जनवरी को आपको जो है वो इजाज़तनामा मिल गया कि भाई अब आप बुकिंग शुरू कर सकते हैं। आप लोगों ने बुकिंग शुरू की, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ जी जी। कि सऊदी जो है हुकूमत का एक विजन है 2030। बिल्कुल सही। उस विजन के तहत वो ये कहते हैं कि अगर हम 2030 में 10 मिलियन हुज्जाज को लेकर आएँ तो हमारी कैपेसिटी पूरी हो। उसके लिए उन्होंने 2023 में एक पॉलिसी लाई और 24 में उसको इम्प्लीमेंट किया और उसमें उसने कहा कि जी हम छोटे ग्रुप्सों को मर्ज करके बड़े बड़े ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। तो इब्तिदाई तौर पर लास्ट ईयर उन्होंने 500 का ग्रुप का हमें कहा, हमारी मिनिस्ट्री ने हमें कहा, हमने 500 का ग्रुप बना के एक मुनज़्ज़म ग्रुप बना लिया। उसके अंदर 8-10 हमारे ग्रुप्स हो गए। इस साल वो अचानक ही फ़ौरन था, ग्रेजुअली 1000 और 2000 का हुआ। इस साल वो 2000 का हो गया। ठीक है। अब वो 2000 के अंदर लाजमी तौर पे 20-21 कंपनियां मिलके वो बना रही थी, कोई 2100 2200 23 का। तो ये जब ग्रुप बनने शुरू हुए तो इस ग्रुप की लाजमी तौर पर बनने के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर एक पॉलिसी लॉन्च करती है। वो पॉलिसी उन्होंने 25 सितंबर को कैबिनेट में भेज दी। ठीक है। लेकिन वो कैबिनेट में कुछ मुल्की इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो पॉलिसी डिले होते होते 25 नवंबर को वो पॉलिसी अप्रूव हुई। ठीक है। अब इस दौरान हमारे ग्रुप के प्रोसेस चल रहे थे। ग्रुप के अंदर ये होता है कि हमें SECP, स्टेट बैंक और FBR से सारे अप्रूवल लेके ग्रुप फॉर्म करना पड़ता है। वज़ारत मज़हबी उमूर उसका लेटर देती है, SECP हमें रजिस्टर करती है, उसके बाद ग्रुप फॉर्म होता है। ग्रुप जब ये फॉर्म हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, जब हज पॉलिसी आ जाती है, हज पॉलिसी आने के बाद हमें 2-3 एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। मतलब हज पैकेजेस का एग्रीमेंट्स करना पड़ता है। एक पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान जो है हमारा SP होता है, सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट, वो करना होता है। वो सब करने के बाद हम आगे प्रोसेस में बढ़े। लेकिन हुआ ये कि गवर्नमेंट की जैसी 25 नवंबर को हज पॉलिसी आई, उसने 27 नवंबर को एप्लीकेशन शुरू कर दी और हम इस प्रोसेस में रह गए। इस प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट की एप्लीकेशन चलती रही और हमारी एप्लीकेशन, हमें जो पहला लेटर इशू हुआ कि जी अब आप हज की बुकिंग कर सकते हैं, वो 10 जनवरी को हुआ। ठीक है। और 14 जनवरी से हमें एप्लीकेशन दी गई। अब जब 14 जनवरी को हमारी एप्लीकेशन दी गई, इससे पहले सऊदी गवर्नमेंट ने जो टाइमलाइन दी थी उसमें ये कहता कि मीना की सबसे पहले आपने ज़मीन ख़रीदनी है, जोन वाइज 1 2 3 4 5। उसकी टाइमलाइन थी 24 अक्टूबर। ठीक है। वो टाइमलाइन के तहत हमने अपने पास से 149 मिलियन रियाल जो है वो हमने सऊदीया भेजे ज़मीन के लिए, क्योंकि हमें बुकिंग की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। सऊदी गवर्नमेंट का नुसुक सिस्टम जो है वो 28 जनवरी को, यानी ये आपने अपने बिहाफ पे भेज दी है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त, क्योंकि वहाँ तो मामला जी, दौर चल रहे थे, जी, डिले हो रहा था, तो जी, आपने कहा हम तो भेजें, जी, बुक करवा लें। जी बुक ठीक है। करवाएं।
ٹھیک ہے. وہ ہم نے زمینیں اس کی وہ کر دی. اب زمینیں کرنے کے بعد زمینیں ہم نے لے لی ساری. اس میں کچھ ایسے ایریے تھے جن کی ہمارے پرائیویٹ حجاج جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی زون اے کیٹیگری ہو, بی کیٹیگری ہو. ٹھیک ہے. بی کیٹیگری کچھ زمینیں ایسی تھی جو ہمیں نہیں مل سکی, تو وہ اس کے لیے مختلف کوششیں جاری تھی کہ بھئی زمینیں ہمیں دی جائیں. اسی دوران حج پالیسی کے تحت ہمیں جو ہے اجازت دی گئی. ٹھیک ہے. اب ہم 14 جنوری کو جب ہمیں اجازت دی تو 14 فروری صرف 1 مہینے کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے. اس دوران ہم نے اپنی بکنگیں شروع کی. اچھا یہ بتائیں, یہ 14 فروری کس چیز کا ٹائم تھا؟ ہر چیز فلفل کرنے کا ٹائم تھا؟ 14 فروری تھا کہ آپ نے جو سروس وہاں پر کمپنی لینی تھی, جسے طوافہ کمپنی کرتے ہیں, اس کی پیمنٹیں دینی تھی. ٹھیک. مثلاً اگر آپ ایک کیٹیگری میں جا رہے ہیں تو اس کے جو پیسے ہیں, مطلب 10,000 11,000 ریال پر حاجی, وہ آپ نے دینے. بی میں جا رہے ہیں تو اس کے 7,000 ڈی میں جا رہے ہیں تو وہ آپ نے اس کی پیمنٹیں کرنی تھی. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ 14 فروری تک ہماری پیمنٹیں وہاں پہنچ بھی گئی تھیں کافی حد تک. ٹھیک ہے نا. ہوا یہ کہ پچھلے سال یہی جو ٹائم لائن کا تھا نا, یہ ٹائم لائن 14 فروری نہیں تھی, یہ تھی 20 شوال. ٹھیک ہے. اس سال 1 مہینہ 20 دن سعودی عرب نے جو ہے وہ ٹائم لائن کو ارلی کیا ہے تاکہ وہاں پہ ان کو مینیج کرنے میں آسانی ہو. تو 14 فروری تک جیسی ڈیڈ لائن آئی اور اس کے بعد وہ انہوں نے سسٹم بند کر دیا. اس کے بعد 20 فروری کو 5-7 دن کے بعد ہمارے کو زیادہ تر یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے ابھی سسٹم اپ گریڈ ہو کے آئے گا. 20-21 فروری کو انہوں نے سسٹم کھولا. کھولنے کے بعد ہم سب نے اس کے اندر جو ہے اپنی پیمنٹوں کی ریکویسٹ ڈالی, واچر جنریٹ کیے. واچر جنریٹ ہونے کے بعد اس پر جو ہے وہ آ گئی, مطلب اس کی ٹائم آ گیا کہ اس واچر کو آپ نے 7 ڈیز کے اندر پے کرنا ہے. یعنی کہ 27 فروری یا 28 فروری کو پے کرنا ہے, جنہوں نے 20 اور 21 کو کیا. یہ پچھلے سال میں بھی روٹین سے آتا تھا. اس وجہ سے ہمارے سارے لوگ آرگنائزرز ریلیکس ہو گئے کہ بھئی چلو ہمارے پاس 6-7 دن کا اور ٹائم ہے, جو پیسے ہمارے پاکستان سے اوپیپ کے اکاؤنٹ میں گئے میں وہاں سے وہاں تک آ جائیں گے تو ہم ایٹ اے ٹائم سارے واچر پے کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ جو سسٹم کھلا تھا یہ 48 آورس کے لیے کھلا تھا. ٹھیک ہے. یہ سسٹم 48 آورس میں بند ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو آپ لوگ کر نہیں پائے اس دوران سب؟ ہاں, اس دوران یہ جو پیمنٹیں تھیں نا, پیمنٹوں کے واچر جنریٹ ہو گئے تھے. پیمنٹیں خالی 1 کلک کے اندر پیمنٹیں کرنی تھی, لیکن وہ سسٹم بند ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اب اس کے بعد اینڈ ہو گیا. ہمیں یہ کہتے رہے کہ جی آپ پیمنٹیں بھیجیں. اچھا نہیں صحیح صاحب, جب اتنا بڑا ایک حج ٹور آپریٹ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی گائیڈ لائن تو ہوتی ہوگی کہ سسٹم اتنے بجے کھلے گا, اتنے بجے بند ہوگا. جیسے نسک ایپ پہ میں نے بھی جو ہے وہ عمرے پہ یوز کی, اس پہ ایک باقاعدہ ٹائم سلاٹ ہوتی ہے یا ٹائم بتایا جاتا ہے کہ اتنے بجے بند ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سسٹم اتنے بجے بند ہو جائے گا؟ اس میں تھا کہ 14 فروری کو جو ہے سسٹم جو ہے رات 12 بجے بند ہو جائے گا. اس کے بعد جو دوبارہ کھلا اس کی بات کر رہا ہوں میں. دوبارہ کھلا تو اس کے اندر یہ نہیں آیا تھا. اس کے اندر یہی گائیڈ لائن آئی کہ جی جناب اس کے اوپر جو واچر جنریٹ کیے 7 ڈیز آیا. لیکن اس پہ کوئی اس طرح کی انڈیکیشن نہیں آئی کہ جی 48 آورس رہے گا یا 36 آور رہے گا. لیکن وہ صرف اس وجہ سے یہ سب سے بڑی کنفیوژن ہوئی. پھر دوسری ہے کہ پچھلے لاسٹ ایئر نا, کیونکہ فرسٹ ٹائم سسٹم لاسٹ ایئر آیا تھا, تو لاسٹ ایئر ایسا تھا کہ یہ ٹائم لائن لاسٹ ایئر بھی تھی, لیکن کیونکہ بالکل نیا سسٹم تھا اس وجہ سے لاسٹ ٹائم بھی ہرڈلس آئے تھے تو وہ اس میں ایکسٹینشن ہو گئی. تو ہم اس وجہ سے بھی کنفیوز ہو گئے کہ یار اس میں ایکسٹینشن ہو گئی. اور اسی وجہ سے اس کے بعد بھی ہمارے کو یہ کہتا ہے کہ بھئی اب اگلی ٹائم لائن جو ہے وہ ہے 25 رمضان یعنی 25 مارچ. اس وقت تک آپ اپنی ساری بکنگیں ساری کمپلیٹ. یہ کس نے دی ٹائم لائن؟ یہ ٹائم لائن تو سسٹم میں ہے نا. سسٹم میں ہے. سسٹم میں ہے نا کہ اب جنہوں نے یہ کر لیا وہ آگے جو ہے اپنے ایگریمنٹ کریں, مطلب ٹرانسپورٹ کے ایگریمنٹ کریں, ویزے نکالنے کے لیے اپنے جو ہے نا وہ ہوٹلز وغیرہ کریں, سارا کریں. تو یہ 25 تاریخ کی تھی. اس 25 تاریخ کے اندر ہم جو ہے نا مسلسل پیمنٹیں بھیجتے رہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے دونوں ٹائم لائن میں مرج ہو جائے. ایسا پچھلے سال میں بھی ہوا کہ بھائی ایک ٹائم لائن ختم ہوئی, دوسری ٹائم لائن مرج ہوئی, اس ٹائم لائن تک سارا کھول کے اس ٹائم لائن تک کلوز کر دیں گے. اور اس طرح ہوا.
اس کے بعد 25 تاریخ کے بعد سعودیہ میں چھٹی ہو گئی. پھر یہ ٹائم لائن بڑھ کے جو ہے نا صرف ہوٹل ایگریمنٹس کی جو 13,000 لوگوں نے کیا تھا وہ بڑھ کے 5 تاریخ ہو گئی، 5 شوال. 5 شوال کے بعد بھی ہمیں امید تھی کہ جو ہے نا ہو سکتا ہے یہ سارا مرج کر کے ایک ساتھ دے دیا جائے، اور یہی زیادہ تر سب کی توقع تھی. اور وہاں پہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ بھئی خدا نخواستہ بالکل ڈیڈ ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر اچانک جو ہے نا یہ ہوا کہ جی نہیں جی، جو وزارت حج ہے وہ نہ اس ٹائم لائن کو نہ اگلی ٹائم لائن کو، دونوں کو نہیں میٹ کر سکتی. اب اگلی ٹائم لائن آپ کی ہے 17-18 شوال، یعنی کہ 18 اپریل. اب 18 اپریل تک آپ ویزے نکالیں. جب یہ ویزے نکالیں تب ہم لوگوں کو یہ ہوا کہ یار یہ تو میرے خیال سے بہت ہی زیادہ سیریس ایشو ہو گیا ہے. اس لیے کہ ایک ٹائم لائن گئی، اس کی ایکسٹینشن نہیں، دوسری ٹائم لائن بھی وہ گئی ہے. اس میں صرف ان 13,000 جنہوں نے پیمنٹ ہے اس 14 فروری کو ہی تھی وہ انہیں کو ہے، اور آگے ان کو ہی ویزے نکالنے دے رہے ہیں. یہ ٹائم لائن دونوں میچ کر کے جو زیادہ تر کنفیوز تھا نا پچھلے سال کے نسخ سسٹم میں، تو اس وجہ سے یہ زیادہ ایک ایشو کریٹ ہوا. میں آسان لفظوں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے بیاف پہ پیمنٹس لگا دی تھی، اس کے اندر اپلیکیشن کے اندر لگا دی تھی. جب آپ کی طرف سے پیمنٹس لگ گئی، سب کچھ ہو گیا، مانا کہ چلیں پاکستان میں جو معاملہ تھا SECP ہو دوسرا ہو وہاں لٹک گیا ہے، جب آپ آگے پیمنٹ دے کے وہاں پر ایک سلاٹ بک کر چکے ہیں تو پھر سعودی حکومت کو کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ مطلب پھر کیا پرابلم ہوئی؟ نہیں، وہ ہم نے لی تھی زمین. ٹھیک ہے. اب تھی طوافہ کمپنی کی پیمنٹ. وہاں پہ مسئلہ ہے. وہاں پہ مسئلہ ہے. طوافہ کمپنی کی پیمنٹ میں مسئلہ آیا. زمین کی پیمنٹ تو ہم کر چکے تھے اپنے پاس. ٹھیک ہے. طوافہ کمپنی کی پیمنٹ سے مسئلہ آیا. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم لائن میں، اور عموماً مطلب پچھلے سال میں تھوڑا یہ تھا کہ اس میں کافی سارے طوافہ کمپنیوں کی طرف سے ریلیکسیشن بھی تھی. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا اوپیک اکاؤنٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا، یہ کون سا اکاؤنٹ ہے؟ اچھا، ایک تو دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے زون، وہاں پہ پہلے یہ تھا کہ زون ایکوائر کرنا تھا تو ہم نے زون کے پیسے دے دیے. اس کے ایک سڈن اماؤنٹ ہوتا ہے، جیسے ایک کیٹیگری میں 1500 2000. تو ہم نے کہا کہ الحمدللہ زون تمام لوگوں نے لے لیا. اسی طرح B کیٹیگری، C کیٹیگری، D کیٹیگری. اب اس کی فل پیمنٹ جو طوافہ کمپنی یعنی اس کی جو پوری سروس لینی ہے، تو وہ سروس کا جو ہے 14 تاریخ تک لاسٹ ڈیٹ تھا. اس کے اندر الحمدللہ ہمارے 12-13 ہزار لوگوں نے لیا ہے. بہت سارے لوگوں نے لیا ہے جو ہمارے دوسرے ٹور آپریٹر ہیں. اچھا، آپ بار بار یہ پوچھ رہے پیسہ، دیکھیں پیسے 7 8 10 دن لگ رہے ہیں ہمیں پیسے بھیجنے میں، کیونکہ ہم یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں OP جو ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے. وہ پھر ہمارے ای والیٹ جو ہمیں نسک کا ایک سسٹم دیا گیا ہے اس کے اندر ہماری حکومت جو ہے وہ پیسے وہاں پہ اس میں دیتے. تو ہمارے پیسے جانے میں بھی ہمیں یہ آسرا تھا کہ اگر 3-4 دن 1 ویک کا بھی ہمیں ٹائم مل جاتا ہے اور یہ سختی ہے تو ہم ان کی ٹائم لائن کو تیار ہیں، انہوں نے جو ٹائم لائن دیا ہے ہمیں کرنے کے لیے. تو لوگ اسی لیے پیسے بھیجتے گئے کہ اگر 3 دن 5 دن 7 دن کا بھی ٹائم ملتا ہے. تو ہم نے اگر پیسے بھیجے، مثال ہے 10 فروری کو، اب 10 فروری کو ہم نے بھیجا ہے، 14 فروری لاسٹ ڈیٹ ہے، 4 دن میں ہمارے پیسے نہیں جائیں گے. ہمارے پیسے یہاں سے تو چلے جائیں گے 2 دن میں، وہ ساما بینک ہو یا جو بھی بینک ہو جن لوگوں کا بینک اکاؤنٹ کلسٹر کا ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد وہ پیسے جاتے ہیں OPAP میں، پھر OPAP ایک لیٹر بناتا ہے اور وہ پھر ہمارے ای والیٹ میں پیسہ جاتا ہے. یہ کتنے دن کا پروسیس ہے؟ تقریباً 4 دن سے 5 دن. کسی میں یہاں پہ بھی بینک میں وہ ویلیو ڈیٹ بینک ڈالتی ہے تو 2 دن. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہاں ڈالر کم ہے تو اس کی وجہ سے 1 دن بعد وہاں ملتا ہے. جس دن اگر ہم نے آج بھیجا اس کے بعد پھر سیٹرڈے سنڈے یہاں چھٹی ہے اور فرائیڈے سیٹرڈے وہاں چھٹیاں ہیں. تو اس میں یہ ٹائم لائن کا گیپ بھی آ رہا تھا. جو کنفیوز ہوئے ہیں ہم کہ ہم نے طوافہ کمپنی کے جو زون کا پیسہ تھا وہ دے دیا. جب وہ ہم نے کاٹا تو اس میں 7 دن کا ٹائم مل گیا. تو لوگ تھوڑا ریلیکس ہو گئے کہ یار 7 دن ہے تو اب ہم پیسے اور جو اگر کوئی کم پڑ رہا ہے تو ہمیں مل جائے گا. لیکن وہ انہوں نے جو ہمارا آفس ہے وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں یہ لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ نے کرنا ہے. تو اس کو ٹائم لائن ہم مانتے ہیں کہ ہم اس کو ٹائم لائن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے فلفل نہیں کر سکے. وزارت کے وہ افسران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس پیسے تھے ہی نہیں، اسی لیے آپ لوگوں نے ڈیلے پیمنٹ کی، اس لیے آگے جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکی، تو یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر پیسے نہیں ہوتے تو ہم زون کا بھی، جس طرح میں نے آپ کو پیچھے ابھی بتایا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا، تھوڑی کنفیوزنگ یہ تھی کہ پہلے زون لینا ہے اس کے بعد فل پیمنٹ کرنا ہے. تو ہمارے تمام ٹور آپریٹر اکتوبر میں
24 अक्टूबर से पहले पहले आप हमारा अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो हमारे जोन के पैसे हैं, ये दो चीज़ अलग है। ठीक है, अगर 10,000 की एक चीज़ है तो उसमें सिर्फ पहले 1500 देना है। ठीक है, वो जोन के पूरे लिए। 10,000 यकीनन कुछ के थे, कुछ के नहीं थे, वो फिर हम पैसे भेजते गए। जब हमारा सिस्टम खुला तो जितने 13-14 हज़ार लोगों का था वो था। और फिर हमने वज़ीर आज़म साहब से अपील की, हमने अपने सरदार यूसुफ साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, और वो वहाँ मिले भी हैं और हमारे लिए हेल्प भी की। उसी सूरत में हमें 10,000 का कोटा और आया है। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, और हमारे सरदार यूसुफ साहब, हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके साथ, और ख़ुसूसन हमारे सऊदी फरमा रवा जो हमारे मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके साथ, कि वो आलम इस्लाम के लीडर हैं। तो हमारे 67,000 हुज्जाज जो रह गए हैं, वो नहीं पता अगले साल जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे। उनकी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है एक उम्र में आके लोग हज पे जाते हैं, 60 साल, 70 साल, 65 साल में। तो हमारी एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि हमें ये एक मौका सिर्फ 3 दिन के लिए, 72 घंटे के लिए दें, और इंशाल्लाह ये तमाम टूर ऑपरेटर इसको फुलफ़िल करेंगे। कि अब आप लोगों की तरफ से पेमेंट्स जो हैं वहाँ पूरी जा चुकी हैं, या इसके बाद भी कोई पेमेंट का कोई चंक आपको भेजना है वहाँ पे? नहीं, अब हमारी तकरीबन, मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि सिर्फ 3 दिन का भी अगर टाइम दे तो हम फुलफ़िल करेंगे। तकरीबन तमाम लोगों के मक्के मदीना, क्योंकि सिर्फ पेमेंट, आप इसको समझे, तवाफ़ा कंपनी या ए कैटेगरी या बी कैटेगरी का नहीं भेजना है। इसके इन चीज़ों के अलावा भी हमें बिल्डिंगों के भी पैसे हैं, हमने जो होटल लिया हुआ उसके पैसे हैं, ट्रांसपोर्ट के पैसे हैं, तो हमने तमाम पैसे फुलफ़िल कर दिया है। अगर अब ये मामला लटकता है, या फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो अब रह जाएंगे हज करने से, अल्लाह करे कि वो कर पाएँ, अगर रह जाते हैं तो उनको अगले साल जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा। तो ये जो पैसे आपने जो होटल की मद में और दूसरी सर्विसेज की मद में दे चुके हैं, क्या ये आपको वापस मिलेंगे? जी, आपका ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये आपके व्यूअर के लिए, कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि ये जो हमने पैसे भेजे हैं, ये हमने सऊदी अरब ई वॉलेट में पैसे भेजे। पहले ओपीएपी में भेजे और उसके ठीक है। बाद ई वॉलेट में ये पैसे गए। तो इंशाल्लाह जो हुज्जाज कराम रह जाएंगे वो बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराए नहीं कि उनके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे या कोई चीट हो जाएगा। अगर उन्होंने प्रॉपर एक जो लाइसेंस होल्डर ट्रैवल एजेंट है या टूर ऑपरेटर, उनसे बुक किया है। हाँ, उसमें एक टाइम लिमिट ज़रूर है, क्योंकि हमारे जो डीजी ऑफिस है, हम उससे रब्ता करेंगे, और उसमें 10 दिन में, 15 दिन में, जितनी जल्दी हो सके। एक तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हाजी नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है तमाम हाजी जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो यकीनन वहाँ से पैसे आने में टाइम लगेंगे। उसका कोई एक फार्मूला सेट होगा, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है। हमारा जो 36 अरब रुपए है, तो ये पैसे 36 अरब रुपया हर ट्रैवल एजेंसी के अकाउंट में आना, हमारे यहाँ पे ई वॉलेट में, क्लस्टर अकाउंट में ना, उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन इंशाल्लाह हमारा कोई भी जो टूर ऑपरेटर है, ऐसा नहीं है कि हुज्जाज को पैसे नहीं वापसी करेगा। सईद साहब, ये एक टेक्निकल मसला तो हुआ है जो आप फेस कर रहे हैं, मगर ये बताएं कि एक वो सारिफ जिसकी आंखों में ख्वाब था हज करने का, जो ये सारी चीज़ों को नहीं समझता, बस उसका तो यही मिशन था कि मैं इस साल किसी ना किसी तरह हज की सआदत हासिल कर लूँ। गवर्नमेंट उसको तो फेस नहीं कर रही, मगर उसको आप फेस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे आपको दिए हैं। तो उनको किस तरह फेस कर रहे हैं? क्या क्या लोग कह रहे हैं? क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको? कैसे सामना कर रहे हैं? क्योंकि वो तो बेचारे पैसे दे चुके हैं ना सर। देखें, जो जितने भी हमारे हज टूर ऑपरेटर्स हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है नए रजिस्टर्ड नहीं है, 25-25 साल के रजिस्टर्ड हैं। उनकी एक अपनी रेपो है, और जितने भी हुज्जाज आते हैं ना, उनकी पीआर और रेपो पर ही जाते हैं। और उनको, हुज्जाज को इतना पता है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने जहाँ पे भी दाखिले किए हैं, वो ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता उनको चीट करेंगे या करेंगे। और हम भी इसीलिए ये सारे आज आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से भी कह रहे हैं कि ये एक टेक्निकल इशू हुआ, और ये इतना बड़ा जो बना, ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में बना है। और इसका यही है कि अगर हम देखें, हम अभी भी जो है ना, लास्ट ईयर जो हज वीज़ा निकल रहा था वो आखिरी निकल रहा था 25 ज़िलक़ादा को। आज हम 21 शव्वाल पर हैं, यानी कि 1 महीना 4 दिन लास्ट जो हमारी वीज़े से हम पहले हैं। आज भी अगर हमारे जिनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, और जनाब अली हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, और हमारे जनाब अली सरदार यूसुफ साहब से,
یہ کوئی ہائی ڈیلیگیشن وفد جا کے وہاں سے ان سے ریکویسٹ کریں ون ٹائم اگر ہمیں یہ اجازت دے تو یہ 3 دن میں ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور یہ سب کے سب حج پہ چلے جائیں. اور ہماری اول ترجیح یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے حج پر جائیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلائنٹس کا آپ لوگوں کے اوپر اعتماد ہے, زیادہ پریشر نہیں ہے, وہ آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں, آپ کی پوزیشن کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی 10,000 کا کوٹا آپ لوگوں کو مزید اپروو ہوا. جب وہ 10,000 کا اپروو ہوا تو آپ لوگوں نے کیا ڈیمانڈ ہی 10 کی تھی؟ آپ زیادہ کی کہہ سکتے تھے تاکہ ہماری جو حکومت ہے وہاں پر زیادہ لوگوں کے لیے وہاں پر ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ کیا ریزن ہے 10 کا فگر کیوں آیا ہے یہ؟ اچھا یہ ایسا اس کے یہ ریزن ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ہم نے اپنے وزیر اعظم پاکستان صاحب نے ہمارے ساتھ مہربانی کی اور ایک کمیٹی بنائی. اسی طرح ہم جناب اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پہ وزیر خارجہ سے بات کی. اسی طرح ہمارے سردار یوسف صاحب نے کوشش کی ہے. تو انہوں نے صرف ہمیں نہیں 10,000 پاکستان کو 10,000 انڈیا کو اور کچھ بنگلہ دیش کو اور کچھ دوسرے ملکوں کو بھی انہوں نے ہی دیا ہے. ہم نے تو 10,000 کا نہیں مانگا تھا لیکن انہوں نے ابھی 10,000 کا کوٹا دیا ہے جو کہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں وہ نسب کی ویب سائٹ پہ آ جائے گا. وہ 10,000 کا کوٹا ملانے کے بعد 23,800 کچھ ابھی پرائیویٹ کا کوٹا آ گیا ہے. زعیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایشو صرف پاکستانی فیس کر رہے ہیں اس وقت؟ ابھی آپ نے انڈیا بنگلہ دیش کا بھی کہا, تو یہ تو سب کانٹینٹ سب کا ایشو ہے یا ملائیشیا انڈونیشیا جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ ہوا ہے؟ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ہمارے پاکستانی بنگلہ دیش کے ساتھ یہ تقریباً 52,000 ان کا پرائیویٹ کا کوٹا ہے. اور اسی طرح کچھ بنگلہ دیش انڈیا کا 52,000 کا مسئلہ ہے. اسی طرح بنگلہ دیش کے کچھ پورشن ہے. اور اسی طرح میرا خیال میں ایک میرے ذہن سے یعنی 4-5 ملکوں کا مسئلہ ہے. جہاں تک آپ نے انڈونیشیا اور ملیشیا کی تو ان کی تو پالیسی 5-5 سال کی بنتی ہے ان ملکوں کے اندر, تو انہوں نے یہ فلفل کیا ہے. دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پیسے واپس ہو جائیں گے ان کے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے نا آخری عمر میں لوگ حج کر کے جاتے ہیں. لوگ سروس سے جب ریٹائر ہوتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت ساری بیماریوں میں ہوتے ہیں اس کے وجہ سے جا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کے بچے جو ہے نا پیسے جمع کر کے کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی یہ خواہش خدا نہ خواستہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ خواہش ان کے دل میں رہتی ہے چلی جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ریپیٹڈ کم ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ جانے والا بہت ہوتا ہے اور وہ بہت ہی پیسے جمع کر کے کر رہا ہوتا ہے. تو اب اگر ان کے اس وقت ان کی خواہشات ڈوب جائیں گی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں میرے اس کلسٹر میں گروپ میں, وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹا کسی طریقے سے ہمیں بھیج دو, اللہ کے واسطے ہماری عمر 67 سال ہے 68 سال ہے, ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم جا سکیں. تو جو اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو حجاج ہیں ان کا ایک تو مذہبی لگاؤ ہے اور حج کو بالکل آخری عمر کے حصے میں کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. اور اس دفعہ بہت سارے لوگ اس طرح کے سینسیٹیو ہیں جو بیچارے ہیں. کچھ ایسی خواتین ہیں جو ہے نا مطلب رو کے کہہ رہی ہیں کہ کوئی بیٹا سبب بنا دو کوئی بنا دو. تو اسی بنا پر ہم آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا صرف 3 دن کا ٹائم اگر دے دیا جائے ہمارے جتنے بھی ہائی پاور کے لوگ ہیں وہ سعودی عرب سے بات کر کے تو یہ ان سب کی خواہشات پوری ہو جائیں. اللہ کرے ایسا ہو. اچھا وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے کہ یار یہ ساری سچویشن کیوں پیش آئی. تو کمیٹی کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ مطلب جس کا قصور ہے وہ قصوروار سامنے آئے یا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دی اینڈ جب یہ کمیٹی اپنی رپورٹ دے گی, ویسے تو ان رپورٹس کی کوئی خاص ویلیو ہوتی نہیں ہے, کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا؟ آپ کے خیال میں آپ سے کوتاہی ہوئی ہے, آپ یہ مانتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کہاں لوپ ہول تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ کہ انہوں نے اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے, اور ایک اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ اگلے سال کی بھی آپ تیاری کریں. اور ہاں ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر ہمارا یہ مسئلہ ہے. جہاں تک رپورٹ آنے کی بات ہے تو رپورٹ تو ابھی دیکھیں وہ کیا رپورٹ آتا ہے. جو ہمیں ہوپ کی پوری جو ہماری باڈی کے لوگ ہیں وہ گئے تھے اور سارا وہاں پہ ہم نے اپنا مدعا جا کے منسٹری کے بھی لوگ تھے, اور جناب مصدق ملک صاحب, جناب شاہد خان صاحب ہمارے سیکرٹری مذہبی امور پہلے رہ چکے ہیں وہ, اور ان لوگوں کے 3 لوگوں کی یہ کمیٹی تھی. وہاں پہ ہم نے اپنا سارا مدعا رکھا ہے کہ ہمیں کہاں پہ پرابلم آئی ہے اور ہمارے پارٹ سے کتنی غلطی ہے اور منسٹری کی طرف سے کتنی غلطی ہے. تو اب جب رپورٹ آئے گا ہی تو بتا سکتے ہیں.
दूसरी बात, एक और चीज़ आपने अभी सही साहब से पूछा था कि आप लोगों का, देखिए हमारे जो टूर ऑपरेटर हैं, जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर, हमारी तो ज़िंदगियां दांव पे लगी हुई है, हमारी इज्जतें दांव पे लगी हुई हैं हमारे टूर ऑपरेटर की। जिन भाइयों ने कर लिया है 23,000 का जो हो गया है, उसमें से भी क्लस्टर में उन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा लोगों को दिया है, लेकिन जिन लोगों का बिल्कुल भी नहीं हुआ है उन्होंने तो, हम 25-25 30-30 साल से इस फील्ड में हैं। हमारे इसमें बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे इसमें जवान लोग हैं, मीडियम क्लास के, हर किस्म के लोग हैं। और 25 सालों में कभी हमारे साथ, जब भी ये जो निज़ाम है ये 2004 से चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ को फुलफ़िल करते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो जहाँ तक आपका ये कहना है, तो हमारे टूर ऑपरेटर की तो ज़िंदगियाँ दाँव पे लगी हुई हैं, पैसे के हिसाब से हमने जो वहाँ पे रिज़र्वेशन कराई हुई है, हर चीज़ के हिसाब से। तो मेरी फिर एक दफ़ा बस रिक्वेस्ट है कि सिर्फ़ 3 घंटे के लिए, हमारी एक मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है, अपील है कि इसमें हमारी बात सुनी जाए और किसी तरह सऊदी अथॉरिटी के साथ बात की जाए कि हमें सिर्फ़ 72 घंटे का टाइम दिया जाए, और इंशाअल्लाह 72 घंटे में तमाम हुज्जाज कराम का काम पूरा हो जाएगा। जब शहबाज शरीफ साहब मामले का नोटिस ले रहे हैं, तहकीकाती कमेटी बना रहे हैं, तो उन्होंने आपको कुछ तो कहा होगा ना कि हाँ हम बात करते हैं या नहीं करते हैं, चलें ओवरऑल जिसकी भी गलती है जो भी हुआ, तो उन्होंने आपसे कुछ कमिटमेंट की है कि चलें इनर जो मामला है वो तो हम बाद में देख लेंगे कमेटी वगैरह बना के, मगर अब तो फ़िलहाल तो इसको हल करना है ना? तो कुछ कहा है आप लोगों से, जी, वादा किया है ज़रूर। कुछ? उन्होंने वादा तो नहीं किया, उन्होंने उसी वक़्त, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने उसी वक़्त इसहाक़ डार साहब की एक तरीके से ड्यूटी लगाई, क्योंकि वो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं। हुँ, इसहाक़ डार साहब ने वहाँ जो हमारे वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब हैं, मोहम्मद बिन फ़ैसल, उनसे बात की है। इसी की सूरत में हमें 10,000 मिला है। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा-सा आप और अपनी अस्लो-असूल बात करके, रिक्वेस्ट करके हमारे लिए इस अदद को बढ़ाया जाए, ताकि तमाम हुज्जाज कराम जा सकें। जैसे इन्होंने बताया कि हमारे हमारे जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान में लोग 20-20 साल, 15-15 साल थोड़े-थोड़े पैसे जमा करते हैं, और अगर कोई 10-15 लाख रुपए के पैकेज में जाता है तो 10-12 साल जमा करने के बाद जाता है। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो अपने अपनी आमदन का एक ख़ास बड़ा हिस्सा जो है वो रिलीजन टूरिज़्म से हासिल करता है, जिसमें ये हज, उम्रा वगैरह भी शामिल है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इतना बड़ा नंबर 67,000 का नंबर है, अगर ये हज पे नहीं जा पाएँगे तो सऊदी अरब के अपने ऊपर भी तो बर्डन होगा, क्योंकि जो पैसे आए हैं वो तो वापस ही करने हैं ना उनको इन द एंड। तो आपको लगता है कि इसमें कोई सऊदी हुकूमत जो है वो कोई नरम दिली दिखा सकती है, क्योंकि उनका अपना भी तो बिज़नेस लॉस हो रहा है एक तरह से? देखिए, मुझे बिज़नेस का तो नहीं पता, लेकिन हुँ, ये हकीकत है कि सऊदी अरब का एक ख़ास प्यार है पाकिस्तान के साथ। हुँ, मोहम्मद बिन सलमान का एक प्यार है, और एक पाकिस्तानी जो वहाँ पे हमारे ओवरसीज़ भाई रहते हैं, वहाँ पे लेबर हैं या इंजीनियर हैं, हम लोगों का सऊदी अरब के साथ और एक खाने काबा के साथ एक अलग लगाव है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है आपके तबस्सुस पूरी दुनिया में और हुँ। पूरी दुनिया में सुनने वाले लोगों को, और हम सऊदी अथॉरिटी तक ज़रूर पहुँचेगी। उनसे बस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 72 घंटे के लिए हमें टाइम दे दें। ठीक है। आपने इस सिलसिले में सईद साहब कोई लोकल सतह पर किसी सऊदी ऑफ़िशियल से बात हुई है, सऊदी एम्बेसी में या एम्बेसडर वगैरह से, कि किसी को कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है कि इसको देखें? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में हमारे वफ़ूद जो हैं वो हमारे जो है ना सऊदी कौंसलेट जो है इस्लामाबाद वहाँ भी गए, उनको दरख्वास्तें भी रिसीव करवाई हैं। ख़ारिजा में भी दरख्वास्तें रिसीव करवाई हैं। हर सतह पे, जितनी सतह पे थी, हमारे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर दरख्वास्त जमा करवाई, उनका इजलास हुआ। उन्होंने भी जो है ना आज प्राइम मिनिस्टर साहब से आज या कल मिलने का टाइम मांगा है। तो वो भी कोशिश में, बल्कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी मजहबी मूड तो इस बात पे भी है कि अगर हमें हाई डेलीगेशन वफ़ सऊदी अरब ले जाना पड़ा तो पीएम की परमिशन से हम वो भी कर लेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिशें हो रही हैं सब सतह से। अल्लाह ताला बारआबार करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे लास्ट में बस आप ये बताएँ कि क्या आप लोगों को जो वो पैसा वहाँ पर फँस गया है, वो तो उम्मीद है कि अगले साल उसको जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, या हो सकता है इस साल भी रिटर्न मिल जाए। क्या आप लोगों को कोई माली नुकसान होने का भी डर है, या वो कस्टमर जिन्होंने आपके पास पैसे रखवाए थे, उनके पैसे डूबने का भी कोई ख़दशा है? जी, मैं आपके चैनल के तबस्सुस से लोगों को पैगाम भी भेजना चाहता हूँ कि देखें, ये कारोबार, हमारे नबी ने कहा है कि कारोबार करो, कारोबार करना सुन्नत रसूल है। तो इंशाअल्लाह जो हुज्जाज अल्लाह ना करे रह गए, तो उनके पूरे पैसे हमारे टूर ऑपरेटर देंगे, वापसी करेंगे। हमारा ज़रूर हमारे टूर ऑपरेटर का लाखों रियाल का नुकसान होगा, क्योंकि हम एडवांस में बुकिंग कराते हैं होटलों की, खाने वाले से और दूसरे मामला से। तो हमारे होटलों के एडवांस हैं, दूसरी चीज़ों के एडवांस हैं, वो यकीनन वो हमें निकलवाने में या वापसी मिलने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन हुज्जाज जो मुझे सुन रहे हैं या सईद साहब को सुन रहे हैं, वो ये यकीन रखें कि जैसे ही, क्योंकि वहाँ से एक प्रोसेस के ज़रिए पैसे आना है, तो जैसे ही पैसे आएँगे तो उनकी अमानत उन तक ज़रूर उनको मिलेगी।
अच्छा सईद भाई, मुझे ये बताएं कि इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पिन पॉइंट था कि जहां पर आकर हुकूमत थोड़ी सी फ्राकदिली दिखाती या आप थोड़ी सी जो है वो जल्दी करते तो मामला जो है यहाँ तक नहीं पहुँचता? कोई एक पिन पॉइंट तो होगा ना जहाँ पर लगता है कि यार यहाँ पे मामला फँस गया? देखिए, सऊदी गवर्नमेंट ने जो टाइमलाइन दी थी ना, वो एग्रीमेंट होता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट टाइमलाइन दी थी, अब गवर्नमेंट उसमें से 50% खुद करती है, 50% प्राइवेट से कराती है। जो टाइमलाइन दी थी वो एज ए होल दी थी। तो जब टाइमलाइन एज ए होल दी थी, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट की हज एप्लीकेशन भी एज ए होल एक ही दिन शुरू होती, ताकि ये है कि वो हो जाता। देखें, अभी तक हमारी जो है ना, ये जो हज इंडस्ट्रीज़ थी, ये सर्विस इंडस्ट्रीज़ थी, और ये सारी दुनिया में होती है। और जिन ममालिक में वैसा था, वैसा का मतलब है हज मिशन थे, उन्हीं ममालिक में ये प्रॉब्लम आई। अच्छा, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी थी, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया ने, उनके तो ये है कि आप एप्लीकेशन जमा करते रहो, आप कौन से साल जाना चाहते हो, तो उनके पास तो ये सब फंड्स अवेलेबल था। हमारी क्योंकि सर्विस इंडस्ट्रीज से बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ में हम स्विच कर रहे हैं, रिलीजियस टूरिज़्म में, तो लिहाजा ये हमारे लिए एकदम टाइमलाइन और दूसरे साल ही 2000 का क्लस्टर, ये वो पिन पॉइंट थे। और हमारी एप्लीकेशन ने 3 महीने बाद लेना, यानी कि सिर्फ लास्ट टाइमलाइन से ही 1 महीना पहले। और हमारे यहाँ तो हमारे ख़ास तौर पे प्राइवेट लोग जो है वो हमेशा जो है ना, वो रमज़ान के बाद, ईद के बाद की बुकिंग शुरू होती थी। और पिछले सालों में टाइमलाइन भी में भी रिलैक्स होता था, तो लिहाजा ईद के बाद वो फ़ौरन बुकिंग हो जाती थी। ये वो चीज़ें थी कि जिसकी वजह से जो है ना, थोड़ा-सा ये। अच्छा ज़हीम साहब और सईद भाई, मुझे ये बताएं कि ये तकरीबन पूरी दुनिया से शायद पौने 2 लाख हाजियों का मामला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। तो अगर ये पौने 2 लाख हाजी जो है वो इस साल हज नहीं कर पाएंगे, तो ये एक तरह से, पहले भी मैंने पूछा, ये सऊदी हुकूमत का भी तो नुकसान है। तो इसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि शायद कुछ जो है वो नरम दिली वहाँ से दिखाया जाए और ये मामला हल हो जाए। आपको क्या लगता है? उम्मीद है आप लोगों को भी? देखें, बात ये है कि सऊदी गवर्नमेंट एक विज़न लेकर आई है 2030। उस विज़न के तहत उन्होंने गुज़िश्ता साल जो उम्रे के लिए एक टारगेट रखा था, उसको उन्होंने अचीव किया। इस साल भी जो उन्होंने उम्रे का टारगेट रखा था, उसको उन्होंने अचीव किया। इसी तरह वो हज में चाहते हैं कि हम टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए उन्होंने ये टाइमलाइन दी है, सारी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दी है। और अगर हम वैसे भी देखें ना, कि अगर उन्होंने ये कहा था कि इस साल 20 या लाख या हुज्जाज जो है वो बाहर से आएगा, तो अब ये जो हुज्जाज अगर आ रहे हैं, ठीक है, सऊदी होटल्स का, दूसरों का होगा, लेकिन इनको अपना 2030 का विज़न अचीवमेंट करने के लिए तो स्टिक होना ही पड़ेगा टाइमलाइन। लेकिन हमारी तो ये फिर बार बार रिक्वेस्ट है कि ठीक है, इस कन्फ्यूजन में रह गए, अगले साल इंशाल्लाह ताला इस टाइमलाइन से पहले ही सारे हर ऑर्गेनाइज करेंगे। लास्ट में आप दोनों से सवाल है, तो आप लोगों का दिल क्या कह रहा है कि कोई हल निकलेगा, या इस बार ये बेचारे तकरीबन 65,000 से ज़्यादा जो हाजी हैं ये रह जाएंगे और इनको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है और आपको क्या लग रहा है? इसी में मुझे क्लोज तो करें। इंशाल्लाह मुझे ये हाजी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कल रात से एक सिस्टम के अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, और मैं तो वो बंदा हूँ कि आखिरी दम तक मैं अच्छी सोच रखनी चाहिए और ठीक है, मायूस नहीं होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम मसला हल हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या लग रहा है सईद साहब? देखिए, इंशाल्लाह ताला, हाँ, हमें तो, मुझे तो पूरी 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये हाजी जो है बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे, हज पे जाएंगे। और ठीक है, सऊदी का अपना विज़न है और उसके तहत वो काम कर रहा है, लेकिन वो जो है ना, 2 होली प्रॉफिट के कस्टोडियन है, इंशाल्लाह वो जो है रिलैक्सेशन करेंगे और इंशाल्लाह ये सारे के सारे लोग जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक़्त का, और इस उम्मीद पर कि ये मसला हल हो और जो है वो, जो हाजी बेचारे नहीं जा पा रहे वो बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सकें। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।